हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 17 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, आरओ, एआरओ, यूपीट्रिपलएससी, लेखपाल और स्टेट पीसीएस और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोज़ आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो हमारी जो भोजन है उससे जो ऊर्जा मिलती है वो हमारी कोशिका के किस भाग में एक तरह से ये परिवर्तित होता है? तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं। देखिए ऊर्जा घर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर क्या होता है कि वहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा हमारे शरीर की सारी गतिविधियों का संचालन करती है और हमारे शरीर को एक बल प्रदान करती है। ठीक है, तो हमने देखा कि कोशिका के किस भाग में एक तरह से ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और देखिए इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ये ऊर्जा हमारे देखते हैं कि एटीपी अणु के रूप में संचित होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं, मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है? तो देखिए मानव रक्त में हम देखते हैं कि 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। देखिए प्लाज्मा होता क्या एक्चुअल में, तो ये हमारे जो रक्त का एक तरल भाग होता है, जो लिक्विड जो पार्ट होता है रक्त का, उसको प्लाज्मा कहते हैं। और इसका एक तरह से ये रंगहीन होता है और जिसमें 90% पानी होता है और प्रोटीन, अकार्बनिक लवण और कुछ कार्बनिक पदार्थ होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, और देखिए इसी प्लाज्मा के ऊपर हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल है, इनकी जो लाल रक्त कोशिका है और श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा के ऊपर तैरती रहती है। और ये प्लाज्मा एक तरह से एंटी बॉडीज होते हैं जो बीमारियों और संक्रमण से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो कोविड-19 से जो लोग जो है ठीक हो चुके हैं, उनको ये कहा गया कि आप प्लाज्मा डोनेट करें ताकि अन्य लोग जो है ठीक हो सके। ठीक है, यानी कि उनको जो है एक तरह से संक्रमण के खिलाफ उनकी जो है उनको सहायता मिल सके, इनकी कोविड-19 के रोग से उनकी रक्षा की जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे क्रियाशील अधातु के बारे में पूछा है, तो ये है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन एक तरह से सबसे क्रियाशील अधातु है। और देखिए आवर्त सारणी के बारे में आपको बता दूं कि ये रासायनिक तत्वों की उनकी विशेषताओं के आधार पर इसको दर्शाया गया एक आवर्त सारणी है। और उसको हम देखें कि आधुनिक जो हमारी आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया और उसमें हाइड्रोजन को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, और देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी जो बनाया किसने है, वो ब्रिटिश रसायन शास्त्री है जिनका नाम है हेनरी मोसले, जिन्होंने 1913 में इसको दर्शाया है, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, हेनरी मोसले। ठीक है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक इनकी टिश्यू में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? इनकी हमारे जो जन्म के बाद कौन सी टिश्यूज में कोई भी विभाजन नहीं होता है, उनकी कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, तंत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और तंत्रिका में कोई भी जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी वेसल इनकी जो हमारी जो धमनी है, इनकी जो हमारी जो एक तरह से वेसल होती है जो किडनी में रक्त लाती है। तो देखिए किडनी में कौन सी जो वेसल है, इनकी जो हमारी शिराएं हैं वो हमारी रक्त को लाती है। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए यानी कि करेक्ट हो जाएगा, रेनल धमनियाँ इनकी। देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि देखिए धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और नस जो शिराएं कहते हैं उनमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी धमनियाँ होती है, आर्टरीज होते हैं, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी धमनियाँ इनकी। और यहाँ पे एक वेन में इनके शिराओं में भी एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी जो वेन होती है उसमें एक तरह से शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका पल्मोनरी जो धमनी है एक्सेप्शन है, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है। तो ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप नोट करके रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम समुद्री जल का पीएच
क्यों मापते हैं? देखिए पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये एक तरह से हम समुद्री जल का पीएच मान क्यों नापते हैं? तो देखिए इसका काम क्या होता है, यानी कि इससे जंग से संबंधित रिसर्च करने में मदद मिलती है। यानी कि अगर कोई जो समुद्र ज़्यादा खा रहा है, उसकी जो पानी है ज़्यादा खा रहा है, तो वहाँ पे जो भी हम चीज़ यूज़ करेंगे समुद्र के जो जहाज़ बनाने में, तो वो जल्दी से नुकसान ना पहुँचे, जल्दी से उन पे जंग ना लगे। तो इन सारी चीज़ को रिसर्च करने के लिए हमें अलग-अलग समुद्र के जल का जो है पीएच मान निकालना ज़रूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? तो देखिए रेबीज के जो टीके का विकास किया था लुईस पास्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जो कुत्ते से काटने वाले रेबीज होता है उसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। और यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम देखते हैं, देखिए हाइड्रो मीन्स क्या होता है कि पानी होता है, और फोबिया मैंने कि किसी चीज़ से डर। तो जो हाइड्रोफोबिया यानी कि जो रेबीज होता है, उन जो व्यक्तियों को एक तरह से जल से डर लगता है उनको, ठीक है। तो जल से जो डर लगता है उसको क्या कहते हैं? एक तरह से हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इनकी रेबीज के रोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? तो देखिए आमाशय में हम देखते हैं कि एक प्रकार का रस होता है, और जिसको क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल होता है, यानी कि रस होता है। तो देखिए आमाशय में मिलता है। और देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि हम जितने भी भोजन करते हैं उसके साथ अगर पेट में कोई भी बैक्टीरिया चला जाता है तो उसको मारने में सहायक होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और देखिए यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी भी बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो हमारा आमाशय में एक तरह से हम देखें कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो देखिए हमारे जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भाग में डिवाइडेड होता है। जो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मस्तिष्क के बारे में आपको बता दूं, देखिए फिगर में आपको देख रहे होंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पे सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा ये सारे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरिब्रम और सेरिबलम, इन दोनों चीज़ में आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। और थैलमस के बारे में पूछा गया कई बार, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे थैलमस ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। सेरिब्रम और सेरिबलम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें नोट करके याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में ब्रीदिंग यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में O2 यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए हम जो भी सांस लेते हैं हम तो क्या करते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में हम बाहर फेंकते हैं। तो ये 17% तक होता है, ठीक है। 16% होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन अम्लीय है यह कैसे जान सकते हैं? देखिए विलयन अगर अम्लीय है तो हम देखेंगे कि उसका जो पीएच वैल्यू है वो एक तरह से 7 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। देखिए अगर 7 से हम देखिए कि ये 7 से अगर 14 तक होता है वो क्या होता है, वो एक तरह से क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये पीएच की वैल्यू की कुछ वो है यहाँ पे माप होती है। तो 7 अगर 7 से कम होती है तो एक तरह से वो अम्लीय होता है, अगर ज़्यादा होता है और 14 तक जाता है तो वो क्षारीय कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लिम्फ नोड्स, तिल्ली, अस्थि मज्जा और लिम्फोसाइट शरीर की कौन सी कार्यकारी प्रणाली को निर्मित करते हैं? तो देखिए ये सारी चीज़ हमारे मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को जो है निर्माण करते हैं। लिम्फ नोड्स, तिल्ली और अस्थि मज्जा, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक घटक है, और इसमें हम देखते हैं कि पूरी तरह से ये हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो प्रतिरक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे, लिम्फ नोड्स हमारे जो इम्यून सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लार में हमारे टाइलिन नाम की एक एंजाइम पाया जाता है। और देखिए ये जो एंजाइम होता है जो टाइलिन, एक तरह से ये स्टार्च को पचाने में सहायक होते हैं। और देखिए हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो हमारे मुंह से लेकर जो हमारे एनस तक ये जो है पूरी जो तंत्र होती है ये हमारी पाचन तंत्र कहलाते हैं। और इसमें जो पाचन की क्रिया ये मुंह से स्टार्ट हो जाती है, और मुंह में जो हमारे लार होती है उसमें टाइलिन नाम की एक एंजाइम पाया जाता है जिसको स्टार्च को पचाने में सहायक होते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन क्या होता है?
तो देखिए न्यूरॉन हमारी एक तरह से तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो देखिए यहाँ पे आप फट से ये ना लगाइए कि 72 से 74 बार। देखिए ये हमारे हृदय धड़कता है 72 बार, ठीक है, 1 मिनट में, लेकिन यहाँ पे हमारे जो सांस लेते हैं वो 16 से 18 बार हम जो है सांस लेते हैं, लेकिन हमारा हृदय जो धड़कता है वो 72 बार लगभग धड़कता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एंजाइना पैक्टोरिस एक विकार है जो मनुष्य के शरीर के किस भाग यानी कि किस अंग की जो है एक मैल फंक्शनिंग के कारण होता है, यानी कि वो अंग अच्छे से काम नहीं करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि एंजाइना पैक्टोरिस एक जो है एक अलग तरीका का जो विकार यानी कि रोग हो जाता है, ये हमारे हृदय की एक तरह से मेल फंक्शन के कारण ये उत्पन्न होता है मनुष्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कवक यानी कि फंगस के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है। तो देखिए गंजापन एक तरह से पहली बात ये है कि ये फंगस के कारण होता है, और ये पूछा है कौन सा फंगस है यानी कि कवक है, तो देखिए इसका नाम है टीनिया कैपेटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कवक से जितने वाले रोग हैं जितने उसके मैंने ट्रिक भी बताया पिछले टॉपिक्स में, पिछले सेशन में। तो देखिए इससे पहले मैंने 1 से 16 चैप्टर यहाँ पे लेसन मैंने पढ़ाए हैं, आप इन पार्ट को जरूर देखिएगा, आपके आने वाले भी एग्जाम हैं आरओ और एआरओ, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए टीनिया कैपेटिस फंगस हो गया, और देखिए फफूंदी या कवक एक प्रकार के हम देखते हैं कि वो जीव ही हैं जो अपना भोजन सड़े गले या मृत जो कार्बनिक पदार्थ है उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो कवक होते हैं फंगस, और देखिए कवकों का जो अध्ययन करते हैं हम माइकोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी यानी कि ठोस वसा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इनके हाइड्रोजन एक तरह से वनस्पति तेल को एक तरह से हम देखते हैं कि घी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूमते हैं और के मध्य हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एकाएक शून्य हो जाता है, तो वह ग्रह क्या होगा, इनकी उस ग्रह की स्थिति क्या होगी। तो देखिए उसकी जो क्या होगा कि वो मूल कक्षा की स्पर्श रेखीय दिशा में समान वेग से घूमता ही रहेगा जब इनकी आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल एकाएक शून्य हो जाएगा। देखिए इस तरह की कंडीशन कई बार एग्जाम में दिए जाते हैं, और इस तरह से आपको सिचुएशन बेस्ड हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कुछ चीज़ें पूछा जाता है, तो यहाँ पे पृथ्वी और जो ग्रह है उसकी स्थिति के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट जो पेपर होता है वो उसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए एक तरह से देखिए क्षारीय है अगर तो ये क्या होगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, और अगर वो अम्लीय है तो नीला लिटमस को आप ये जो है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। देखिए इसको याद करने का आपको अच्छा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लिया कि ये अम्ल है, ठीक है, तो देखिए अम्ल में क्या आता है, अल्फाबेटिक में अ पहले आता है और न उसके बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्षारीय में क्या आएगा, अ के बाद क्षारीय, तो यहाँ पे लाल भी क्या आता है कि ये क्षारीय लास्ट में, तो अल्फाबेटिकल में देखेंगे कि अम्ल के बाद नीला आएगा और क्षारीय के बाद लाल आएगा। तो ये कुछ अल्फाबेटिकली तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप कन्फ्यूजन होते हैं तो बार बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो देखिए विटामिन के से कई बार मैंने बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त के थक्का इनकी क्लोटिंग में समस्या आती है। इसके अलावा प्लेटलेट भी हमारे रक्त की थक्का को जमाने में सहायक होते हैं। ठीक है, और देखिए कि जो क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया होती है हम देखते हैं कि एक तरह से रक्त की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम देखते हैं कि द्रव अवस्था यानी कि वो द्रव अवस्था से अर्ध ठोस यानी कि वो जेली टाइप के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको हम कहते हैं रक्त का थक्का। और जैसे हमारे शरीर में जैसे चोट लगती है तो हम देखते हैं कि वो रक्त का थक्का जो है बनने लगता है, अगर नहीं बनता है तो हमारा रक्त जो एक तरह से वहाँ पे रक्त यानी कि खून बहता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो देखिए पाचक एंजाइम नहीं है यहाँ पे पूछा है, तो देखिए ये है गैस्ट्रीन, ये एक पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी यहाँ पे टाइलिन देखे हमने देखा कि लार में पाया जाता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये सारे एंजाइम जो है पाचक एंजाइम है। और देखिए ट्रिप्सिन क्या होता है, देखिए ट्रिप्सिन एक तरह से आंतों में पाई जाती है, और ट्रिप्सिन, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ट्रिप्सिन और यहाँ पे ये, तो देखिए ये एक तरह से इस एंजाइम का जो उपयोग होता है बेबी फूड्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पेप्सिन एक तरह से हमारे आमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो देखिए सबसे बड़ा भाग यहाँ पे क्या होता है, प्रमस्तिष्क जिसको हम कहते हैं, यानी कि
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रमस्तिष्क। देखिए प्रमस्तिष्क ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। हमने देखा कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिए प्रमस्तिष्क इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बार कई बार पूछा गया है। तो सेरिब्रम क्या होता है कि अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और हमने देखा था मेडुला पोन्स और अनुमस्तिष्क, ये सेरिब्रम जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। तो देखिए मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क से मिलकर ही हम देखते हैं कि हमारे जो ब्रेन सिस्टम, जो स्टेम है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आप ब्रेन के बारे में ध्यान रखेंगे। एग्जाम के लिए ब्रेन की जो एक पार्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। तो हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक तरह से जो एनर्जी निकलती है, जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसके बाद जो एटीपी में ऊर्जा संचित रहता है, और ये एक तरह से हम देखते हैं कि ये 38 यहाँ पे ऊर्जा का एक तरह से अणु संचित रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद हम देखते हैं कि कितने अणु एटीपी निर्माण होते हैं, 38 अणु की निर्माण होता है, ठीक है। और देखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे C10H16N5 और O13 P3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप उस पूरे सेशन में क्या आपने सीखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे तो एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि हमने अच्छे से ध्यान से सुना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कोई विलेन अम्लीय है यह कैसे जान सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।